सोचा, तो शायद यह आर्या शांता की शुरू से ही योजना रही होगी। ये तथ्य कि उसने डेनारियन के आदेशों के तहत उसके पास पहुंचने की कोशिश की और जिस दिन हजारों मॉब्स का वध किया गया, उस दिन उसने अपनी पहचान प्रकट कर दी, अब पीछे मुड़कर देखने पर बेतुका लग रहा था। आखिरकार, ये सोचना भी पागलपन था कि वह, जो केवल एक मामूली नोबल थी, उसने नाइटमेयर्स के डेनारियन का पीछा किया, जो उसका मालिक और एक डीप फ्लो काउंट भी था। उसने सोचा था कि भले ही वह सफल हो जाए, उसे कुछ भी खोना नहीं था, इसीलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जाने दिया। लेकिन अब जब यह खुलासा हुआ कि वह शुरू से ही उसे बेवकूफ बना रही थी, तो वह गुस्से को रोक नहीं पाया। वह कितना मूर्ख और बेवकूफ था। नहीं, उसने खुद को दोष देने की कोशिश की, लेकिन उस समय उसे शक करने का कोई भी कारण नहीं था। कौन कल्पना कर सकता था कि उसने अपने मुखौटे के नीचे एक और मुखौटा पहन रखा था। मुझे भ्रम की रानी के निशान मिले हैं, रिक्शाशा ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रुद्र प्रताप ने अपने दांत पीसे। हालांकि जब तक उसने इस पर कार्रवाई की तब तक आर्या शांता पहले ही ग्रैंड लेबिरिंथ से निकल चुकी थी। डैम इट कमबख्त, उसने गुस्से में फर्श पर प्रहार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्रंट डोर की रखवाली करने वाले वैम्पायर्स ने उदासी से एक दूसरे को देखा, फिर नजरें हटा लीं। रुद्र प्रताप, जो पहले से ही गुस्से से उबल रहा था, उनके लापरवाह व्यवहार को देखकर और भी अधिक क्रोधित हो गया। उर्ग, उसने एक वैम्पायर को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और वह दर्दनाक दीन निकाली। जैसे ही उसने भयंकरता से गर्जना किया, तुम्हें किस बात पर गर्व है? वह वैम्पायर का सफेद चेहरा और भी पीला पड़ गया। सख्त, तुम बेवकूफों, क्या ये साथ साथ खड़े होना था, या वे उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे? वैम्पायर्स को उसे घेरे देखकर उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। वो ओर्ग, क्रोधित हाइलॉर्ड का आक्रोश कुछ ऐसा था जिसे वैम्पायर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। देर से ही सही, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया था, और वे जगह पर कांपने लगे। मालिक, देखकर कि वैम्पायर्स का किसी भी समय सफाया हो सकता है, एंजेला जल्दी से बीच में आ गई और रुद्र प्रताप के सामने घुटने टेक दिए, कहते हुए, कृपया शांत हो जाए। उन्हें नहीं पता कि भ्रम की रानी कौन है। रुद्र प्रताप को भी ये तथ्य पता था। भ्रम की रानी के ग्रैंड लेबिरिंथ से इतनी आसानी से भागने का कारण लेबिरिंथ की उलझी हुई स्थिति थी, और यह जरूरी नहीं कि यह वैम्पायर्स की गलती थी। चूंकि वह वार्डन्स की संभावित कार्रवाइयों को लेकर इतना चिंतित था, उसके सभी विश्वसनीय समन्स ने ग्रैंड लेबिरिंथ के केंद्र में पहरा दिया था, जबकि वैम्पायर्स जिन्हें अभी अभी इसमें स्वीकार किया गया था, उन्हें बाहरी इलाकों की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वाभाविक रूप से ग्रैंड लेबिरिंथ की सीमाएं पहले जितनी सुरक्षित नहीं रही थीं। लेकिन अब जब स्थिति यहां तक पहुंच गई थी, तो शायद ये बेहतर ही था। उसके खिलाफ दांत दिखाना एंजेला के नियंत्रण से परे था, और रुद्र प्रताप का मामले को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने पूछा, क्या तुम सच में उनका बचाव करने जा रही हो? एंजेला ने अपना सिर फर्श पर पटका, अपने खून से अपना सुंदर माथा रंगते हुए। उसने कहा, मैंने कभी ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। मैं बस ये बताना चाहती थी कि अभी के लिए उस दुष्ट कुतिया आर्या शांता को पकड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह अपने मालिक के क्रोध प्रेरित दबाव से पूरी तरह से दब गई थी, और उसका आमतौर पर चंचल स्वभाव कहीं नहीं दिख रहा था, जगह एक भय के नजारे ने ले ली थी। मैंने तुम्हें सशक्त बनाने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने तुम्हें भरोसेमंद समझा था, रुद्र प्रताप ने कहा। उसने एंजेला की खातिर कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। इसीलिए अन्य समन्स द्वारा उसके खिलाफ सीधी सीधी आपत्तियों के बावजूद रुद्र प्रताप ने उन पर कार्रवाई नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था, और विश्वास किया था कि वह उसके लिए आवश्यक होगी। इसके लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। एंजेला ने बार बार उसे सिर झुकाया, जैसे ही उसका खून उसके माथे से टपकता रहा। मैं इसे केवल एक बार सहन करूंगा। रुद्र प्रताप ने एंजेला को घूरते हुए देर से अपनी पकड़ छोड़ दी, उस वैम्पायर को जिसे वह गले से पकड़े हुए था। हालांकि उसने उन्हें अभी तक माफ नहीं किया था। उसकी सहनशीलता केवल अपने लिए थी, दूसरे शब्दों में ये केवल एंजेला के लिए थी। दुर्भाग्य से वैम्पायर्स ने यह साबित कर दिया था कि वे उसके नहीं थे। ककारग, वैम्पायर्स की चीखें जल्द ही ग्रैंड लेबिरिंथ के हंगामे में समा गईं, और जल्द ही लेबिरिंथ शांत हो गया। क्रग, ग्रैंड लेबिरिंथ की बाहरी परिधि की रक्षा करने वाले वैम्पायर्स जो इसमें समा जाने से बच गए थे, उन्हीं रानी के हाथों मारे गए जिनकी उन्होंने सेवा की थी। मैं वादा करती हूं कि यह फिर कभी नहीं होगा, एंजेला ने वादा किया। हालांकि जवाब देने के बजाय रुद्र प्रताप ने उसे वापस देखा, क्योंकि उसकी आंखों से नीली रोशनी की लकीरें बह रही थीं। तारानकन तारानकन तारानकन, एंजेला ने अपनी मर्जी से ग्रैंड लेबिरिंथ छोड़ दिया। चाहे घटना की परिस्थितियां कुछ भी रही हों, वैम्पायर्स की गलतियों को सुधारना अब केवल एंजेला पर निर्भर था। एक वैम्पायर होने के नाते वह आसानी से पास के जीवित प्राणियों की ऊर्जा का पता लगाने में सक्षम थी, जिससे वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में एक अधिक सक्षम पीछा करने वाली बन गई।
भले ही आर्या शांता एक वार्डन थी जो अपनी चतुराई और अपने आसपास के माहौल में घुलने मिलने की क्षमता के लिए जानी जाती थी, फिर भी वह एक जीवित प्राणी थी जिसकी नसों में खून बह रहा था, और वह एंजेला की पहचान से बच नहीं पाएगी। एंजेला के ग्रैंड लेबिरिंथ से जाने के बाद रुद्र प्रताप ने गुप्त रूप से नव समंड फ्रॉस्ट जातियों को बुलाया। आर्या शांता की कार्रवाइयों ने साबित कर दिया था कि सत्य की आंखें वार्डन्स का पता लगाने में असमर्थ थीं। ये संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था कि दूसरों में भी कोई वार्डन हो। इस प्रकार उसने ग्रैंड लेबिरिंथ में अन्य जातियों पर नजर रखने के लिए विभिन्न फ्रॉस्ट जातियों के सदस्यों को आदेश दिया। ये फ्रॉस्ट जातियां अपने राजा की बजाय ग्रैंड लेबिरिंथ के प्रति वफादार पैदा हुई थीं, वे निश्चित रूप से अपनी भूमिकाओं को पूर्णता से निभाएंगी। हालांकि जैसे ही रुद्र प्रताप ने वार्डन्स के मुद्दे को संभाला, एक और घटना घटित हुई। मानो अतीत के शांति के दौर सब झूठे थे, एक के बाद एक और घटनाएं घटित होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंडरवर्ल्ड में समय का जमा हुआ बहाव फिर से चलने लगा था। सैटर्स आसपास के इलाके में लगातार प्रकट हो रहे हैं। हमारे कुछ रेंजर्स ने पुष्टि की है कि उनकी संख्या किसी भी तरह से कम नहीं है, लेकिन उनकी संगठित आवाजाही से अनुमान लगाया जा रहा है कि वे एक टोही टीम है जिसके पीछे एक बड़ी इकाई है, रिक्शाशा ने रिपोर्ट की। कम भक्त, जब एंजेला नहीं है, रुद्र प्रताप ने शाप दिया। जैसे जैसे चीजें अधिक तत्काल और अनिश्चित होती गईं, स्थिति और बिगड़ती गई। एंजेला की वजह से, जो अपने अधीनस्थों की गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए चली गई थी, वैम्पायर्स कुछ भी करने में असमर्थ थे। रुद्र प्रताप अब वैम्पायर्स पर भरोसा नहीं कर सकता था, अब जब उनकी रानी उनसे बहुत दूर थी। अपनी रानी के स्पष्ट आदेशों के बिना वे बस निष्क्रिय रूप से अपने मौजूदा कर्तव्यों का पालन करेंगे। उसे कुछ समय खरीदना था। इस प्रकार उसने गुंगनिर गंगियक पकड़ा और ग्रैंड लेबिरिंथ से बाहर निकला। वास्तव में ये रिक्शाशा की रिपोर्ट के अनुसार ही था। रुद्र प्रताप को ग्रैंड लेबिरिंथ से निकलने के तुरंत बाद आसपास के क्षेत्र में भटकते हुए सेटर्स मिले। आप युद्ध जीत गए हैं। अपने भाले से खून पोंछते हुए रुद्र प्रताप ने अपने चारों ओर देखा। युद्ध उसकी उम्मीद से कहीं अधिक आसान था। अपने सहयोगियों की कमजोरी के बिना वह खुद को छोड़ सकता था, युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से लड़ सकता था। इस अवसर को देखते हुए उसने हर सैटिक यूनिट की तलाश की जो वह देख सकता था और उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया। हालांकि उनके दुश्मनों की गति में कोई कमी नहीं आई। ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर बढ़ने वाली मजबूत ताकत उसी क्षण महसूस की जा सकती थी। उसे इसमें कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उनकी दिशा हर पल बदल रही थी, और जरूरी नहीं कि वह सीधे ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर जा रही थी। ग्रैंड लेबिरिंथ को लक्ष्य बनाने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे उसके दुश्मन कुछ और खोजने में खो गए थे। रुद्र प्रताप को जल्दी से समझ आ गया कि वे 9वीं मंजिल पर चक्कर क्यों काट रहे थे। वह बुदबुदाया, कमभक्त एंड घोस्ट। उसने लुयान को झटका देने के लिए सेटस के लेबिरिंथ के पास एंड घोस्ट को छोड़ दिया था, और एंड घोस्ट ने यादृच्छिक रूप से सेटस को खा रहे होंगे, जो कि उसकी योजना के अनुसार था। अन्यथा वे अपने खुद के लेबिरिंथ से ग्रैंड लेबिरिंथ तक एंड घोस्ट का पीछा नहीं कर सकते थे। रुद्र प्रताप को विश्वास था कि सेटर्स एंड घोस्ट का पीछा कर रहे थे, जिसे उन्होंने अभी तक अपने हाथों से मारा नहीं था। क्या यह अभी तक सुलझ नहीं पाया है? रुद्र प्रताप ने कड़वाहट से खुद से बुदबुदाया और सिर हिलाया। एंजेला ने दुश्मन को नहीं देखा होगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। ये सोचना ज्यादा आश्वासनजनक था कि सेटर्स एंड घोस्ट के निशानों का पीछा कर रहे थे। हालांकि रिक्शाशा और अंडर एल्व्स ने उन निशानों को जितना संभव हो सके छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल राक्षस के रास्ते को पूरी तरह से छिपाना लगभग असंभव था। सेटर स्काउट्स को समाप्त करते हुए, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए, वह जल्दी से ग्रैंड लेबिरिंथ में लौट आया और एंड घोस्ट को बाहर खींचकर कहा, स्वतंत्र रूप से भागो। उत्साहित एंड घोस्ट जंगल भागने लगा, जिससे गलियारा अव्यवस्थित हो गया। थोड़ी देर बाद दुश्मन की आगे बढ़ने की गति उल्लेखनीय रूप से कम हो गई। उन्हें एंड घोस्ट के अचानक सभी दिशाओं में जाने वाले निशानों का पता चला होगा, जिससे वे भ्रमित हो गए होंगे। थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप ने एंड घोस्ट को एक उपयुक्त स्थान पर छिपा दिया और चुपके से दुश्मन की मुख्य इकाई के पास पहुंच गया। रुद्र प्रताप ने अनायास ही सेटस को देखकर बुदबुदाया। उसे दुश्मन की ताकत का अनुमान था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर यह अभी भी उसकी उम्मीद से बड़ा था। गलियारा पुराने अंडरवर्ल्ड के मार्गों की तुलना में अतुलनीय रूप से बड़ा होने के बावजूद जुलूस में सेटस की संख्या इतनी अधिक थी कि यह उसकी पूरी चौड़ाई को भर सकती थी, और जुलूस का अंत तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। जहां भी रुद्र प्रताप ने देखा, वहां सेटस से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी 9वीं मंजिल पर सेटस का कब्जा हो गया हो। यदि उन सभी ने ग्रैंड लेबिरिंथ पर हमला किया तो क्या होगा? क्या ग्रैंड लेबिरिंथ उन सभी को रोक पाएगा? रुद्र प्रताप निश्चित नहीं हो सकता था। ग्रैंड लेबिरिंथ ने एक समय में हजारों मॉब्स को निगलने का इतिहास रखा था, लेकिन यह अनिश्चित था कि उसकी भूख कितनी गहरी थी। रुद्र प्रताप को केवल एक नज़र में ही पता चल गया कि सेटर सेना की गुणवत्ता पहले के मॉब से अलग थी, और वे ग्रैंड लेबिरिंथ के लिए भी बहुत अधिक हो सकते थे।
ये बहुत बढ़िया होता अगर ग्रैंड लेबिरिंथ उन सभी को निगल जाता, लेकिन वह अपना सब कुछ सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं लगा सकता था। जबकि वह आंखें बंद करके सेटस के बारे में गहरे विचार में था, रुद्र प्रताप अचानक त्योरी चढ़ा बैठा क्योंकि एक परिचित आभा हस्तक्षेप करने लगी। आर्या शांता। सेटर की ताकत केवल देखकर मापने के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन परिचित ऊर्जा की पहचान जानना मुश्किल नहीं था। आर्या शांता ऊर्जा के हस्ताक्षर के करीब थी, जो संभवतः एक ड्यूक की थी, संभवतः लुयान की। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक अशुभ आहट दौड़ गई। जैसा कि हमेशा, उसकी आहट सही साबित हुई। ड्यूक का आक्रमण। सेटर की सैन्य शक्ति का वैभव भारी मात्रा में दबाव डाल रहा था, क्योंकि यह एक नुकीले भाले की नोक की तरह सीधे ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर बढ़ रहा था। मार्च कर रही सेना के कदमों की गूंज भी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंडरवर्ल्ड थरथरा रहा हो। रुद्र प्रताप ने सिर उठाया और महान सेटर सेना के आक्रमण को देखा। आर्या शांता ने निस्संदेह कोई चाल खेली थी, अन्यथा सेटर्स के लिए यह असंभव होता कि वे, जो एंड घोस्ट का शिकार करते हुए 9वीं मंजिल पर अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अचानक ये पता लगा लें कि ग्रैंड लेबिरिंथ कहाँ है और सीधे उसकी ओर बढ़ जाएं। शायद उस दुष्ट स्त्री ने ग्रैंड लेबिरिंथ में हुई विसंगतियों को देख लिया था और उसने इसके बारे में सब कुछ उजागर कर दिया था। लुयांग और आर्या शांता के बीच संवाद हो भी सकता था या नहीं, इस सवाल के अलावा सेटर्स किसी भी पल ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर अंतिम धक्का दे सकते थे। देर करने का कोई समय नहीं था। रुद्र प्रताप ने आखिरी बार सेटर्स को देखा और फिर जल्दी से लेबिरिंथ की ओर वापस भाग गया। जब वह वापस पहुंचा तो एंजेला पहले ही लौट चुकी थी। काफी पीले चेहरे के साथ उसने जो कुछ भी देखा था उसकी रिपोर्ट दी। रुद्र प्रताप ने बस सिर हिलाया। रिपोर्ट सुनकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह उससे अलग नहीं था जो उसने अपनी आंखों से देखा था। क्या हम दुश्मन को भ्रमित करने के लिए अभी वैम्पायर्स को छोड़ दें? एंजेला ने एक सुझाव दिया। हालांकि रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। भले ही वैम्पायर्स, जो छिपके हमला करने की रणनीति के लिए उपयोगी थे, भीड़ में घुस जाएं, लेकिन दुश्मन की 10,000 से अधिक की विशाल सेना पर उनका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं था। अंत में ये तथ्य था कि युद्ध अनिवार्य था। रुद्र प्रताप के सभी भरोसेमंद अधीनस्थों को ग्रैंड लेबिरिंथ के केंद्र की रक्षा करनी थी, और केवल शक्तियां जिनका वह उपयोग कर सकता था वे प्रवासी जातियां और वैम्पायर्स थे। वह नहीं जानता था कि वे युद्ध में कितने उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा उनकी पंक्तियों में वार्डन हो सकते थे, इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए उसके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन फिर भी उसे लड़ना था। युद्ध की तैयारी करो, हमारी सभी सेनाओं को लेबिरिंथ में वापस बुला लो और हम अपने दुश्मनों से अंदर से लड़ेंगे, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। परिस्थितियों के कारण उसका स्वभाव, जो बहुत शांत और शांत था, अचानक तीव्र हो गया, जैसे वह युद्ध के मैदान के बीच में हो। उसकी आज्ञा पर ग्रैंड लेबिरिंथ का थोड़ा अव्यवस्थित माहौल तुरंत साफ हो गया। भले ही लेबिरिंथ का एक हिस्सा नष्ट हो जाए, हमें उन्हें ठीक से निपटने के लिए पूरी तरह से अंदर आकर्षित करना होगा, उसने जारी रखा। जैसे ही सेटर्स लेबिरिंथ की बाहरी सीमा पर पहुंचेंगे, सर्वोच्च प्राथमिकता उन्हें किसी तरह ग्रैंड लेबिरिंथ के पेट में फंसाना होगा। हजारों की भीड़ को पूरा निगल जाने के इतिहास को देखते हुए ये कई दुश्मनों को साफ करने में सक्षम होगा। एंजेला, तुम वैम्पायर्स के साथ केंद्रीय गलियारे की प्रभारी हो, रुद्र प्रताप ने लगातार निर्देश दिए। उसकी आज्ञा पर वैम्पायर्स और विभिन्न प्रवासी जातियां ग्रैंड लेबिरिंथ के विभिन्न हिस्सों में तितर बितर हो गए। सैनिक सभी दिशाओं में फैल गए और अंत में प्रवेश द्वार पर अकेले छूट जाने के बाद रुद्र प्रताप ने एक लंबी आह भरी। उसके सामने अब तक के किसी भी दुश्मन से अधिक मजबूत सेना थी, लेकिन किसी तरह इस समय उसे आराम महसूस हुआ। डोमिनिक और नागाओं की अनुपस्थिति, जो हमेशा उसके साथ रहते थे। खबर की अतिक्रमणकारी यूजरपर ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। तथ्य ये कि अंडरवर्ल्ड सिस्टम ने उसका साथ छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वार्डन के अस्तित्व ने रुद्र प्रताप को पागल कर दिया था। अजय की उपाधि बेकार लग रही थी और हाईलॉर्ड की गरिमा व्यर्थ लग रही थी। केवल आसन युद्ध के साथ ही रुद्र प्रताप अपनी शांति पुनः प्राप्त करने में सक्षम हुआ। हालांकि जैसे ही वह अपने सामान्य स्वभाव में लौटा, हार उसके दिमाग में नहीं थी। उन सभी दुश्मनों में से जिनका उसने सामना किया था, क्या कभी कोई आसान शत्रु था? नहीं, लेकिन अंततः ये हमेशा वही था जो शीर्ष पर रहा, विजयी और जीवित। मुझे चिंता करने के लिए बहुत कुछ है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के बावजूद उसका शरीर धीमा होने लगा। हालांकि उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसे क्या करना है। रुद्र प्रताप ने दूरी पर सेटर्स की भयंकर उपस्थिति महसूस की और अपना भाला पकड़ा। भले ही उसे इस युद्ध में बहुत कुछ खोना पड़े और दुश्मनों की अगली लहर का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाए, वह उन पर विजय प्राप्त करने वाला था। सेटर्स के ग्रैंड लेबिरिंथ तक पहुंचने से पहले केवल कुछ घंटे बाकी थे। वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। तारांकन तारांकन तारांकन। थर्ड सेटर्स परेड के सैनिकों की तरह कदम कदम पर आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी गति इतनी प्रचंड और घातक थी कि यह एक मामूली समारोह से तुलना के लायक नहीं थी।
वे प्रशिक्षित सैनिकों की तुलना में जंगली जानवरों की तरह अधिक थे और वे एक दूसरे की लय में अपने कदम रखने के लिए संघर्ष करते दिख रहे थे। यह एक अजीब लेकिन डरावना दृश्य था, जैसे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित शेर अपने प्रशिक्षक का मजाक उड़ा रहा हो। ये सब लुयान की मांग के कारण था, जो 10,000 सेटिस का शासक और एक डीप फ्लो ड्यूक था। उसने अपनी सेना को अत्यंत संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देखा, टिप्पणी करते हुए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। मुझे उस दिशा से एक असामान्य ऊर्जा महसूस हो रही है। उसने अपने पास खड़ी स्त्री को देखा, जिसने कहा, ये जल्दी होगा। वह स्थान जहां उस राक्षस ने मेरे सैनिकों का वध किया और मेरा लेबिरिंथ कोर चुराया, जल्द ही दृष्टि में होगा। जैसे ही लुयान की अपराधपूर्ण दृष्टि ने उसके शरीर को स्कैन किया, वह स्त्री आर्या शांता छटपटाई और खुद को ढांपने लगी। हालांकि लुयान ने उसकी प्रतिक्रिया देखी, लेकिन वह मुस्कुराया और भी अधिक साम्राज्यवादी ढंग से मुस्कुराया। यदि तुम मुझे बदला लेने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी चुकाऊंगा, आर्या शांता ने कहा, अपना होंठ दांतों से काटते हुए। उसका भाव दयनीय था और फिर भी यह एक अजीब अपेक्षा की भावना जगाता था। कोई भी सामान्य पुरुष ऐसे दृश्य के सामने अपनी संयम बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता। हालांकि लुयान के होठों के कोने जो मुड़े हुए थे, वे किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं थे जो इस तमाशा से मंत्रमुग्ध था, और वे केवल खतरे और उग्रता का संकेत देते थे। उसने कहा, लगता है तुम गलती में हो। आर्या शांता उसी स्थान पर जम गई क्योंकि लुयान ने जारी रखा, क्या तुमने शायद यह मान लिया था कि मैंने तुम्हारी इस बेचारी कहानी के आधार पर इस महान सेना को चलाया था? ऐसा लगा कि आर्या शांता रुद्र प्रताप को फंसाना और सेटिस को उससे लड़वाना चाहती थी। हालांकि लुयान को उसकी दुर्दशा में कोई रुचि नहीं थी और उसने बस कहा, मुझे बस उस राक्षस से ज्यादा स्वादिष्ट शिकार मिला। तुम केवल एक गाइड हो, ज्यादा कुछ नहीं, कम कुछ नहीं। ऐसा लगा कि लुयान के लाल चेहरे पर केवल वासना नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें आर्या शांता की उम्मीद से कहीं अधिक ठंडी थीं। जरूर, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का भुगतान नहीं मिलेगा। लुयान का त्वरित उपहास और कटाक्ष हंसी भले ही फुहर लगे, लेकिन उससे निकलने वाली भयानक उपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। एक अंडरवर्ल्ड ड्यूक होने के नाते वह इस तरह के सस्ते नाटकों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। आर्या शांता ने जल्दी से सिर झुकाया, शर्मिंदा होकर कि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया था। मैं युद्ध समाप्त होने तक तुमसे निपटना टाल दूंगा। आर्या शांता की प्रतिक्रिया देखकर लुयान के चेहरे पर बड़ी प्रत्याशा थी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह उसके सामने आने वाले शिकार के रोमांच के कारण था, या वह अपनी जीत के अंत में उस स्त्री पर हाथ साफ करने का इंतजार कर रहा था। तब तक पीछे हटकर देखो कि मैं उन्हें कैसे कुचल देता हूं। लुयान ने वे कुछ पागलपन भरे शब्द छोड़े और फिर से सेटिस की ओर मुड़ गया। उस क्षण आर्या शांता के होंठ उसके सिर झुकाते ही मुड़ गए। चाहे जो भी कारण हो, जब तक सेटिस ने ग्रैंड लेबिरिंथ को ढूंढ लिया, यह उसके लिए पर्याप्त था। उसने अपनी सच्ची भावनाओं को गहराई में दफना दिया, जबकि बाहर से वह शक्तिशाली ड्यूक की शक्ति से कुचली हुई दिख रही थी। तारानकन तारानकन तारानकन। सेटिस की महान सेना ने अपना आक्रमण जारी रखा। उन्होंने जल्दी से 9वीं मंजिल को पार कर लिया, जो अन्यथा पूरी तरह से खाली थी। इसकी प्रतिष्ठा की तुलना में ये बहुत ढीला लग रहा है। लुयान ने ग्रैंड लेबिरिंथ के किनारे पर अपनी सेना को रोका, शांत। प्रवेश द्वार को देखकर त्योरी चढ़ाए। मुझे नहीं पता कि ठीक क्या हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके पास अभी ज्यादा सैनिक नहीं हैं। आर्या शांता ने इस तथ्य को याद किया कि उसने ग्रैंड लेबिरिंथ में रहते हुए एक भी नागा नहीं देखा था, और ये तथ्य लुयान को फुसफुसाते हुए कहा, और भले ही वे आसपास हों, वे इतनी बड़ी सेना को नहीं रोक पाएंगे। उसने लुयान को प्रोत्साहित किया क्योंकि उसने सेटिस को देखा, जो पूरी तरह से स्थिर खड़े थे। उसके कार्यों ने स्पष्ट रूप से उसके इरादों को प्रकट कर दिया, इसलिए लुयान ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। आर्या शांता ने खुलासा किया था कि रुद्र प्रताप एक डीप फ्लो काउंट था और लुयान को इस पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि लेबिरिंथ के चारों ओर एक असामान्य ऊर्जा थी, लेकिन उसे लगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अपनी सेना को अपने पीछे देखकर उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। अंदर खोजो, लुयान ने इशारे के साथ आदेश दिया, किसी भी क्षण अपनी सभी सेनाओं को ग्रैंड लेबिरिंथ के प्रवेश द्वार में उड़ेलने के लिए तैयार। सबसे आगे कुछ सेटर इकाइयों ने सावधानी से ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर कदम बढ़ाया। काफी समय बीत गया। जो सेटर्स आत्मविश्वास से ग्रैंड लेबिरिंथ में घुसे थे, वे वापस नहीं लौटे। थोड़ी देर बाद, यह महसूस करते हुए कि उसकी पहले की सेना का सफाया हो गया होगा, लुयान ने और अधिक सैनिक भेजे। इस बार उसने ग्रैंड लेबिरिंथ में 2 गुने सेटर्स भेजे, लेकिन उनका भी लंबे समय बाद कोई पता नहीं चला। हालांकि सैनिकों के पहले दल के विपरीत जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, इस बार कुछ बचे हुए थे। कुछ सेटर्स, जिनकी मोटी खाल फट चुकी थी, वापस लौटे और अंदर की स्थिति की सूचना दी। लगता है दुश्मन हमारी उम्मीद से ज्यादा हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे कुछ कर रहे हैं, और सचमुच वे अपनी घरेलू जमीन का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लुयान ने टिप्पणी की।
उसने थोड़े समय में सैकड़ों सैनिकों को खो दिया था, लेकिन वह आंख नहीं झपकाया, बल्कि वह अपनी संख्यात्मक कमी के बावजूद लेबिरिंथ का उपयोग करके दुश्मन के संकल्प की पुष्टि करने में संतुष्ट दिख रहा था। कितना खास! मैंने कभी नहीं देखा कि वैम्पायर्स एक जगह इकट्ठे हों। लुयान की आंखें चमक गईं जब उसने एक वैम्पायर को सिर से पकड़े हुए एक बचे हुए सेटर को देखा। आर्या शांता इस तथ्य पर बेचैन हो गई कि ग्रैंड लेबिरिंथ में ऐसी ताकतें थीं जिनके अस्तित्व के बारे में उसे पता नहीं था, लेकिन वह जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए चारों ओर सतर्कता से देखने लगी। सौभाग्य से घमंडी अंडरवर्ल्ड ड्यूक बहुत देर तक रुकने को तैयार नहीं दिख रहा था। तस्क कमजोर, बहुत कमजोर। लुयांग ने उस वैम्पायर का वध कर दिया जो बात करने से इनकार कर रही थी, और अपने हाथों से खून पोंछकर पलट गया। यदि हमारे दुश्मन इतने बेकार हैं तो भले ही वे छायाओं में छिपे हों, उनकी संख्या कोई मायने नहीं रखती। वह इस बात पर आश्वस्त दिख रहा था कि सेटर्स अपने दुश्मनों से कतई नहीं हारेंगे, भले ही वे वैम्पायर से मजबूत हों। जो भी हिल रहा है उसे मार दो, लुयांग ने आदेश दिया। जंगली जानवरों की नियंत्रित बर्बरता, जिसे उनकी चाल और एक सभ्य रूप दिखाने के लिए दबाया गया था, उन कुछ शब्दों से खुल गई। कार्ग! ये दृश्य देखकर लुयांग के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कोई शक नहीं था कि लेबिरिंथ जल्द ही कब्जे में हो जाएगा। आर्या शांता की आंखें भी चमक उठी क्योंकि वह चुपचाप सेटर्स को देख रही थी जो ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर भाग रहे थे। उसने स्पष्ट रूप से याद किया कि कुछ समय पहले हजारों की भीड़ का क्या हाल हुआ था जब वे ग्रैंड लेबिरिंथ की ओर भागे थे। ये संभव था कि इनमें से कई सेटर्स का भी यही हाल हो। भाग्य के बिना भी आधे से अधिक सेटर्स व्यर्थ में खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसे लुयांग को ये तथ्य बताने का कोई कारण नहीं दिखा। वह ग्रैंड लेबिरिंथ को देखती रही, अपनी आंखें उससे नहीं हटा पाई, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। लगता है जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लुयांग ने टिप्पणी की। इतनी विशाल संख्या के सामने प्रतिरोध व्यर्थ लग रहा था, और सेटर्स लेबिरिंथ की ओर भागना नहीं रोक रहे थे। लेकिन एक काउंट के लेबिरिंथ के लिए क्या ये बहुत संभव नहीं है कि हमें इससे काफी लूट मिलेगी? लुयांग की आवाज उत्साह से कांप रही थी, जैसे लेबिरिंथ पहले ही उसके हाथों में आ गया हो। लेकिन उसी क्षण ग्रैंड लेबिरिंथ हिंसक रूप से कांपने लगा और लुयांग ने अपनी आंखें फाड़ दी। क्या बकवास है ये? क्यों? आर्या शांता ने पूछा। उसकी आवाज हक्का बक्का और परेशानी से भरी थी। हालांकि लुयांग को उसके स्वर में कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिरकार वह उस चीज से बहुत अधिक व्यस्त था जो अभी अभी उसकी आंखों के सामने घटित हुआ था। सेना का 5वां हिस्सा चला गया। लुयांग बड़बड़ाया। हजारों सेटर्स जो उसकी सेना के 5वें हिस्से थे, एक पल में गायब हो गए थे। यह एक विनाशकारी स्थिति थी, लेकिन उस लालची राक्षस के लिए ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र प्रताप ने मास्टर रूम में बैठकर आंखें बंद कर लीं और ग्रैंड लेबिरिंथ पर हमला करने वाली सेनाओं की ताकत का आकलन करने लगा। दुश्मन केंद्रीय गलियारे से होकर लगातार आगे बढ़ रहा है, रिक्शाशा ने आवश्यकतानुसार रिपोर्ट की, लेकिन रुद्र प्रताप ने अभी भी अपनी आंखें बंद रखीं। यदि यही स्थिति जारी रही तो दुश्मन लेबिरिंथ के बहुत अंदर प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए कृपया हमें अपने आदेश दें। स्थिति इतनी गंभीर थी कि रिक्शाशा, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहती थी, ने अपने राजा को कई बार कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था। उम्मीद से कहीं अधिक दुश्मन थे और स्थिति प्रतिकूल दिख रही थी। इस गति से ग्रैंड लेबिरिंथ दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा। हालांकि रुद्र प्रताप पहले से ही लंबे समय से सतर्क था, और उसने तब कार्रवाई की जब सेटर्स ग्रैंड लेबिरिंथ के आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। जागो ग्रैंड लेबिरिंथ! जैसे ही उसने ये कहा, ग्रैंड लेबिरिंथ चीखते हुए जाग उठा। तुम्हारे नाश्ते का समय हो गया है। एक बार फिर वह भयानक भूख प्रकट हुई जिसने कभी हजारों की भीड़ को निगल लिया था। ग्वार! ग्रैंड लेबिरिंथ की बहरी कर देने वाली गर्जना ने सेटर्स को एक ही निगलने में साथ लिया, और हजारों जंगली जानवर बिना किसी निशान के गायब हो गए। सेटर्स ग्रैंड लेबिरिंथ ने अब तक जितने भी समन्स का स्वाद चखा है, उन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। इसके चलते वह आक्रमण करने वाली सेना का आधा हिस्सा भी नहीं खा पाया, क्योंकि उसका पेट अब बहुत भर चुका है। ग्रैंड लेबिरिंथ पूरी तरह से संतुष्ट है और खाने में असमर्थ है। उसे ये देखकर निराशा हो रही है कि वह अपने सामने बिछाए गए स्वादिष्ट पकवान को खा नहीं पा रहा है। ग्रैंड लेबिरिंथ, जिसने जीवन ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा अवशोषित कर ली है, उसे पूरी तरह से पचाने में कुछ समय लगेगा। पाचन पूरा होने के बाद इसे डंजन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तित डंजन ऊर्जा का उपयोग निष्क्रिय सुविधाओं को पुनः सक्रिय करने और समन्स को बुलाने के लिए किया जाएगा। रुद्र प्रताप की यह इच्छा कि ग्रैंड लेबिरिंथ जितने हो सके उतने सेटर्स का सामना करे, पूरी नहीं हुई। एक पल में हजारों सेटर्स ग्रैंड लेबिरिंथ का खाना बन गए, लेकिन उससे कई गुना अधिक संख्या अभी भी लेबिरिंथ के अंदर और बाहर मौजूद थी। हालांकि निराश होने का समय नहीं था, युद्ध करने का समय था। प्रवेश द्वार बंद करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। ग्रैंड लेबिरिंथ का प्रवेश द्वार धमाके के साथ बंद हो गया। सभी जाल सक्रिय करो। लेबिरिंथ आर्किटेक्ट की उत्कृष्ट कृतियां, जो अपनी पदवी बढ़ा चुकी थी, अंततः अपने लंबे निद्रा से जागी और सक्रिय हो गईं।
ग्रैंड लेबिरिंथ में घुसे सेटर्स के लिए नरक शुरू हो गया था। तारांकन तारांकन तारांकन, कमबख्त, आखिर हो क्या रहा है? घटनाओं के इस मोड़ को देखकर लुयांग गुस्से से बाहर था। काउंट का लेबिरिंथ जिसे वह बहुत आसान समझ रहा था, उसे अविश्वसनीय रूप से परेशानी में डाल रहा था। हजारों सैनिक तुरंत भाप बनकर उड़ गए और लेबिरिंथ का प्रवेश द्वार अचानक गायब हो गया, तब भी जब उसके सैनिकों के नुकसान जारी थे। अपने शुरुआती सैनिकों के नुकसान की तुलना में जो नुकसान वे इस समय झेल रहे थे वे अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन नुकसान का लगातार संचय कभी भी अच्छा संकेत नहीं था। तुम कुतिया, तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया है ना? लुयांग ने अंततः अपना गुस्सा आर्या शांता पर निर्देशित किया, जिसे इस सब के पीछे की मुख्य अपराधी माना जा सकता था। यदि वह नहीं होती तो वह इतनी बेमतलब अपने सैनिकों को नहीं खोता। उसने भयंकरता से गर्जना की, बोलो, मैं क्या नहीं जानता? यह मत भूलो कि तुम्हारे जवाब के आधार पर मैं तुम्हें इसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, तुम कुतिया। आर्या शांता कांप गई और बोली, मैंने पहले ही तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है। अपनी अंदर की दुर्भावना को छिपाते हुए उसकी अभिनय सचमुच प्रशंसनीय था। लुयांग ने उसे धमकाना जारी रखा, लेकिन वह उसके बेतुके हिंसा का बचाव करती रही, यह इशारा करते हुए कि उसके जैसी मामूली बैरन को और क्या पता हो सकता है। यह मुझे पागल कर रहा है, सब एक नीच काउंट के लेबिरिंथ की वजह से, लुयांग बड़बड़ाया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो गायब हुए सैनिक वापस नहीं लौटे थे। हालांकि उस जैसे व्यक्ति के लिए जिसे ड्यूक की उपाधि मिलने के बाद किसी चीज से डर नहीं था, ये बात कोई मायने नहीं रखती थी। उसके नेतृत्व वाले सेटर्स में से आधे लेबिरिंथ में घुस गए थे। उनमें से आधे सैनिक एक पल भर में गायब हो गए और उसी समय उसके विभिन्न समन्स के साथ संचार टूट गया था। भले ही सैनिकों ने ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ पर हमला किया होता, तब भी नुकसान इतना गंभीर नहीं होता। यह उस हमले के लिए अप्रत्याशित सैनिकों की हानि थी जिसे उसने हल्के में लिया था। उस बिंदु पर यह विचार करना आवश्यक था कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना। लेकिन लुयांग के लिए सीधे पीछे हटना आसान नहीं था। एक बड़ी संख्या में सैनिक अभी भी लेबिरिंथ के गहरे में लड़ रहे थे और उन सभी को त्याग देने का निर्णय कोई आसान फैसला नहीं था। यदि कोई अन्य स्थिति होती तो लुयांग आसानी से उन्हें बलिदान करने का निर्णय ले सकता था, लेकिन भूकंप के कारण भारी नुकसान झेलने के बाद अब हर एक समन उसके लिए महत्वपूर्ण था। क्वार, जैसा कि लुयांग अपने विचारों में डूबा हुआ था, उसे अचानक अपने एक सैनिक की दहाड़ ने बाधित किया। प्रवेश द्वार खोल दिया गया है। अपने दर्जनों सेटर्स की बलिदान से खोले गए गलियारे को देखकर लुयांग ने अपने दांत पीसे और आदेश दिया, गलियारे को चौड़ा करो, हम अंदर जा रहे हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, कड़ी मशक्कत से तोड़े गए गलियारे के पार नरक जैसा दृश्य था। दुश्मनों और सहयोगियों दोनों की लाशें इधर उधर बिखरी हुई थीं और उनका बहा हुआ खून बचे हुए लोगों के तलवों से चिपक रहा था। लुयांग ने अपनी सेना की भद्दी दशा को पूरी तरह से ठंडी निगाहों से देखा। अधैर्य के लक्षण जो उसने कुछ क्षण पहले दिखाए थे अब कहीं नहीं दिख रहे थे। इस बिंदु पर यहां तक कि उसे भी थोड़ा संकट का एहसास हो रहा था। उसके सेटर्स कमजोर समन्स नहीं थे जो एक मामूली काउंट के लेबिरिंथ पर कब्जा नहीं कर पाते और व्यर्थ में मर जाते। भले ही वे विभिन्न जालों में फंस जाएं, उसके पास पर्याप्त शक्ति और संख्या थी कि किसी भी काउंट के लेबिरिंथ को कच्चा चबा जाए और अपने विरोधियों को अपेक्षाकृत आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दे। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास शक्ति थी, उसकी सेना को इतना नुकसान हुआ था, इसका मतलब था कि उसका विरोधी वास्तव में एक शक्तिशाली प्राणी था। चाहे उसके विरोधी की शक्ति इस विशेष लेबिरिंथ की स्वाभाविक क्षमता से व्युत्पन्न हो या किसी और चीज से, लुयांग निश्चित नहीं था। लेकिन अब वह अपने दुश्मन को कम आंकने वाला नहीं था। उसने अपनी सेना को चेतावनी दी, कम से कम इसे ऐसे ही समझो जैसे तुम किसी ड्यूक वर्ग के लेबिरिंथ में दाखिल हो रहे हो। सेटर्स, जो खून की गंध के कारण किसी भी क्षण पागलपन के कगार पर थे, उन्होंने खुद को शांत करने और सांस लेने के लिए मजबूर किया। कार्ग, लुयांग की सेना पर कई छिपे हमले हुए क्योंकि अंधेरे में छिपे वैम्पायर्स ने हमला बोल दिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लुयांग, जो पहले से ही ऐसी रणनीतियों के लिए तैयार था, ने सभी प्रयासों को पहले ही विफल कर दिया था। उसके नुकसान कम हो गए, लेकिन लुयांग और उसकी सेना के लिए स्थिति कोई बेहतर नहीं हुई। कुछ हुआ होगा क्योंकि लेबिरिंथ में प्रवेश करने वाली प्रारंभिक सेना इधर उधर बिखरी हुई थी और हालांकि उन्हें अपने मालिक की ऊर्जा का एहसास होना चाहिए था, लेकिन उनके उसकी ओर इकट्ठा होने के कोई संकेत नहीं थे। अंततः लुयांग ने अपनी सेना को इकट्ठा करना बाद के लिए टाल दिया और इस रहस्यमय लेबिरिंथ पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। हालांकि वह भी आसान नहीं था। गलियारे की चमकदार दीवारें उन्हें और भी अधिक भ्रमित कर रही थीं, उन्हें अंधा कर रही थी क्योंकि वे लगातार अपनी दिशा की समझ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर तरफ से निकलने वाले विभिन्न जालों ने उनकी प्रगति को और धीमा कर दिया। एकमात्र सुकून ये था कि उन्हें दुश्मन के किसी भी समन का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी लुयांग और सेटर्स धीरे धीरे लेकिन लगातार लेबिरिंथ के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। यह कोई मामूली काउंट नहीं था, लुयांग बड़बड़ाया।
लेबिरिंथ का पैमाना बहुत विशाल था और जाल बहुत कपटपूर्ण थे, उन्हें एक काउंट के श्रेय में देना मुश्किल था। देर से इस एहसास पर पहुंचते हुए उसने आर्या शांता को घूरा। भ्रम की रानी, जिसकी मानसिक स्थिति पहले ही उसके कड़वे गुस्से प्रेरित हिंसा के कारण धज्जियां उड़ चुकी थी, जब उसका क्रोधित दृष्टि उस पर पड़ी तो वह सिहर गई और उसने जल्दी से जमीन की ओर देख लिया। उसने कहा, मैं अंडरवर्ल्ड के रहस्यों की कसम खाकर कहती हूं कि इस लेबिरिंथ का मालिक अभी तक ड्यूक के पद पर नहीं है। वह तकनीकी रूप से सही थी। रुद्र प्रताप हाईलॉर्ड के पद पर पहुंच गया था और उसने अंडरवर्ल्ड की कुलीनता की उपाधि त्याग दी थी, और इस प्रकार वह कभी ड्यूक के पद तक नहीं पहुंचा था। ऐसी परिस्थितियों से अनभिज्ञ लुयांग ने अपनी संदिग्ध दृष्टि हटा ली। वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार ये लेबिरिंथ दिन के अंत में मेरे पैरों में गिर जाएगा, उसने चमकती आंखों के साथ कहा। मुझे नहीं पता इस लेबिरिंथ का मालिक कौन है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसके अंत में वह मुझसे अपनी जान बख्शने के बजाय मौत की भीख मांगेगा। भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ लुयांग ने अपनी गति बढ़ा दी। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसे ही लुयांग लेबिरिंथ में प्रवेश कर रहा था, रुद्र प्रताप उग्र रूप में खेल रहा था। वह पहले से ही शक्तिशाली था, लेकिन विभिन्न बफ्स के प्रवर्धन प्रभावों के साथ ही अपनी घरेलू जमीन के लाभ के साथ वह वास्तव में अपने चरम पर था। सेटर्स में से कोई भी उसके झटकों का सामना करने में सक्षम नहीं था। हालांकि लेबिरिंथ में अभी भी बहुत सारे सेटर्स घुसे हुए थे, इस हद तक कि रुद्र प्रताप को नहीं पता था कि यह उसका लेबिरिंथ है या उसके दुश्मन का गढ़। रुद्र प्रताप अचानक उन दुश्मनों को व्यर्थ पीटना बंद कर दिया जिन्होंने उसे घेर रखा था। उसका ध्यान दूर किसी जगह चला गया, मानो वह कुछ ऐसा देख सकता था जो दूसरे नहीं देख सकते थे। आर्ग। शायद उसे घेरने वाले सेटर्स अब तक बुरी तरह पीड़ित थे, क्योंकि रुद्र प्रताप को पूरी तरह से रक्षाहीन देखकर भी जो अपना भाला गिरा चुका था, उन्होंने उस पर हमला करने से इनकार कर दिया और केवल पीड़ा और हताशा में विलाप कर सके। वह सच में कोई हरकत नहीं करने वाला हो। यह अभी भी दूर था, लेकिन रुद्र प्रताप अभी भी काफी स्पष्ट रूप से दूरी में मजबूत ऊर्जा महसूस कर सकता था और उसने सिर हिलाया। उसने अभी तक अपनी हाईलॉर्ड की उपस्थिति को दबाया हुआ था, डर के मारे कि लुयांग पीछे मुड़कर भाग न जाए। ये सेटर्स से निपटने के लिए काफी था, लेकिन रुद्र प्रताप के लिए वे हाईलॉर्ड की शक्तियों की पूरी क्षमता का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मालिक। जबकि रुद्र प्रताप लुयांग की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अंधेरे से धुंध का एक बादल उठा और एंजेला में बदल गया। उसने जारी रखा, मुझे नहीं लगता कि हम और पकड़ सकते। कृपया हमें पीछे हटने की अनुमति दें। वैम्पायर्स कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि उनका नेता अग्रिम पंक्ति में न आए। और यदि ड्यूक इतना शक्तिशाली था कि उसने शक्तिशाली एंड घोस्ट को भी भगा दिया था, तो ये दर्दनाक रूप से स्पष्ट था कि वैम्पायर्स के हमले काम नहीं करेंगे। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने तुरंत सहमति दे दी। खुशी का कोई संकेत दिखाए बिना एंजेला तुरंत वापस धुंध में बदल गई और गायब हो गई। संभवतः स्थिति के कारण वह अपने आमतौर पर इतनी आराम से नहीं चल सकती थी। अब तो क्या मैं तुम्हारे मालिक से मिलने चलूं? रुद्र प्रताप बड़बड़ाया। युद्ध का मैदान, जो असाधारण रूप से शांत था, एक बार फिर भयंकर चीखों और चिल्लाहट से भर गया। तारांकन तारांकन तारांकन। प्रारंभिक संकट की भावना अल्पकालिक थी और लुयांग के चेहरे पर जल्दी ही उत्साह छा गया। लेबिरिंथ, जिसे उसने इतना तुच्छ समझा था, उसकी नजरों में कुछ वांछनीय बन गया था, क्योंकि यह लगातार परेशानी पैदा कर रहा था। आखिरकार यह अत्यधिक असामान्य था कि एक लेबिरिंथ एक ड्यूक के लिए इतनी परेशानी पैदा करे। इस प्रकार एक अर्थ में ये लुयांग के लिए इसे लालच करने का पर्याप्त कारण था। उसे यह अच्छा लगा कि अन्य ड्यूक से पहले उसने इस जगह के बारे में पता लगा लिया। हालांकि उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब वह इसका पछतावा नहीं कर रहा था। लुयांग की आंखों में अब केवल लेबिरिंथ कोर को पकड़ने और उसे अपने हाथों में रखने की उम्मीद बाकी थी। शायद इसीलिए जब उसका सामना पहली बार रुद्र प्रताप से हुआ, भले ही उसे पता था कि उसके दुश्मन ने अकेले ही उसकी शक्तिशाली सेना का मुकाबला किया था, वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। ओह, तुम अकेले ही यहाँ आ गए, यह नहीं जानते कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। लुयांग ने तुरंत महसूस किया कि रुद्र प्रताप इस रहस्यमयी लेबिरिंथ का मालिक था और उसका मूड खुश हो गया। यह क्या बकवास कर रहा है, अपने आप से ऐसी बेतुकी बातें करता हुआ। रुद्र प्रताप ने लुयांग की ओर त्योरी चढ़ाई। हालांकि बोली जाने वाली भाषा में अंतर के कारण वे एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक नजर काफी थी उसे यह समझने के लिए कि उसका दुश्मन क्या सोच रहा था। रुद्र प्रताप कभी भी अपना सामान दूसरों को देने वाला नहीं था। जाहिर है वह लुयांग की बातों के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेगा। हालांकि जब उसने उस स्त्री को देखा जो लुयांग के पास खड़ी शोर मचा रही थी, तो वह त्योरी चढ़ा बैठा। उसने बुदबुदाया, आर्या शांता। हालांकि आर्या शांता बुरी हालत में थी, लेकिन भगोड़े को पहचानना मुश्किल नहीं था। वह काफी पीली और थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसने उसकी नजरों से बचाव नहीं किया। सिर हिलाना, क्या इसलिए क्योंकि उसका भेष पहले ही पूरी तरह से उजागर हो चुका था?
आर्या शांता द्वारा रुद्र प्रताप को देखकर सिर हिलाने का तरीका लगभग एक उपहास की तरह लग रहा था, मानो उसे भड़काने की कोशिश कर रही हो। रुद्र प्रताप इतना हक्का बक्का और गुस्से में था कि वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि उसने अपने होंठ चाटते हुए कहा, मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अंतिम शब्द के उसके होंठों से निकलने से पहले ही रुद्र प्रताप सेटर्स की विशाल सेना के बीच से चार्ज करना शुरू कर दिया। लुयांग उंगली इशारा करते हुए जोर जोर से बोल रहा था, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने पुकारा, ये बकवास है, ये डीप फ्लो तक नहीं है। उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि उसके अपने लेबिरिंथ जिस मंजिल से जुड़ा था वह डीप फ्लो नहीं बल्कि मिडिल फ्लो था। वह इस अप्रत्याशित मोड़ से चौंक गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि वह डरा हुआ था। हालांकि उसे यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि अंडरवर्ल्ड के बारे में उसकी सारी जानकारी पूरी तरह से उलट-पुलट हो चुकी थी। मंजिलों के बीच का अलगाव और प्रत्येक की सीमाएं स्पष्ट और विशिष्ट थीं, और लेसर फ्लो और डीप फ्लो के बीच शक्ति का अंतर निरपेक्ष था। लेसर फ्लो पर जन्मे प्राणी कभी भी डीप फ्लो के प्राणियों को हरा नहीं सकते थे, और डीप फ्लो के प्राणी कभी भी उनसे भी गहरी मंजिलों के प्राणियों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। यह अंडरवर्ल्ड का वह निरपेक्ष नियम था जिसे वह जानता था, लेकिन अब वह सारा ज्ञान उसकी आंखों के सामने ध्वस्त हो रहा था। कार्ग, चीखें खत्म नहीं हो रही थीं। प्रत्येक चीख के बाद एक सेटर का चोंच वाला सिर या शरीर का कोई अन्य हिस्सा लुयान के पास से उड़ गुजरता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर खून का एक भंवर खिल गया हो, जिसमें गलियारे का एक हिस्सा खूनी धुंध द्वारा निगल लिया जा रहा था। लुयान ने देखा कि वास्तविकता उसकी आंखों के सामने कैसे बिखर रही थी। ये सब एक एकल प्राणी के कारण हो रहा था। यह नहीं बचा था कि वह घटनाओं के इस मोड़ से दंग रह गया था। ईक, वह चिल्लाया। वह बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब उसने पहली बार इस अजीब लेबिरिंथ के मालिक को देखा था तो उसे यह सवाल किया था कि एक अपेक्षाकृत छोटे देश के पास इतना शक्तिशाली लेबिरिंथ कैसे हो सकता है। आखिरकार दक्षिण कोरिया का लेबिरिंथ केवल 12 मंजिल गहरा था। जाहिर है उसने उम्मीद की थी कि उसका विरोधी उससे कमजोर होगा, क्योंकि वह 13वीं मंजिल पर जन्मा था। तो वह अपनी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा था उसका स्पष्टीकरण क्या था? शक्तिशाली और पराक्रमी सेटर्स टुकड़ों में फट रहे थे, क्योंकि वे एक शेर के सामने भेड़ों के झुंड की तरह बिखरने की कोशिश कर रहे थे, हर दिशा में भाग रहे थे। भले ही लुयान खुद सेटर्स के बीच में खड़ा होता, तब भी उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जैसे ही आदमी ने अपने भाले को घुमाया, एक सेटर का सिर उसके शरीर से उड़ गया। हर भाले के आघात के साथ कम से कम एक सेटर का दिल निश्चित रूप से फट जाता था। क्या आग! हर बार जब आदमी ने अपना भला आगे किया, चीखें और विलाप उसका पीछा करते थे। लुयान के अनुचर बड़ी संख्या में मर रहे थे, क्योंकि भाला स्वयं भयानक रूप से चिल्ला रहा था। उसने उस आवाज पर दांत पीसे जो लगभग उसा उपहास कर रही थी। दूर हो जाओ। अंततः लुयांग इसे और नहीं सहन कर सका और वह जंगली ढंग से गरजा। उसकी आवाज कठोर और उदास थी, और विश्वास करना कठिन था कि यह किसी मनुष्य की आवाज थी। सेटर्स, जो पहले से ही बिखर रहे थे, और भी जल्दी जल्दी भाग गए। तुम सब कितनी हिम्मत! ऐसा दृश्य देखकर लुयान की आंखों में एक बार फिर चिंगारियां उड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी विशाल सेना ने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि लुयांग यह नहीं समझ सका कि आदमी क्या कह रहा था, लेकिन उसे शुरू से ही पता था कि आदमी उसी की ओर बढ़ रहा था। अन्यथा उसे गलियारे को पूरी तरह से भरने वाले सेटर्स को काटने का कोई कारण नहीं होता। तुम बेवकूफ, एक छोटे कमजोर देश का बौना होकर कैसे? लुयांग ने शाप दिया। वास्तव में आर्या शांता ही थी जिसे उसका विरोधी निशाना बना रहा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड ड्यूक, जिसके हड्डियों तक घमंड था, सोचा कि आदमी उसे हराकर युद्ध समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार उसकी आत्म प्रशंसा को ठेस पहुंची, और वह पहले से कहीं अधिक गुस्से में था। सामने आओ, मैं तुम्हारी ताकत खुद परखूंगा। लुयांग ने भयंकरता से गर्जना की, और वह एक कदम आगे बढ़ा। सेटर्स द्वारा खोले गए गलियारे में एक आदमी प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर पल भर में खून से लाल हो चुका था। लुयांग को इस बात का पूरा ज्ञान था कि वह सारा खून उसके अनुचरों का था। तुम बेवकूफ, लुयांग ने थूका। यदि शब्द मार सकते थे तो वह अपनी आवाज के अकेले गुस्से से हजारों की हत्या कर देता। आदमी, जो दीवार से पीठ टिकाए खड़े सेटर्स को देख रहा था, उसकी ओर मुड़ा। आदमी की आंखों से नीली रोशनी की लकीरें चमकी, लेकिन उसके पार उसकी दृष्टि को भरने वाली उसकी लड़ाई की भावना नहीं थी। यह एक अज्ञात उत्साह और भूख थी। जैसे ही उसने यह महसूस किया, लुयांग का दिल ठंडा हो गया। जैसे उसने अपने विरोधी को शिकार समझा था, उसी प्रकार उसका विरोधी भी उसे शिकार के रूप में देख रहा था। लुयांग ने घमंड से ओतप्रोत अभिव्यक्ति के साथ उस आदमी को घूरा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे इस लड़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है, और उसने अवचेतन रूप से घूंटने ली। पफ्त, वह ड्यूक जिसने अपनी जगह कमाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता।
जिस क्षण उसने लुयांग की आंखों को ठंडा होते देखा, जब उनकी नजरें मिली, रुद्र प्रताप ने निराश होकर खुद से कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि वह थोड़ा और घमंडी होगा, लेकिन यह निराशाजनक है। यदि यही तुम चाहते थे तो तुम्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। एंजेला पास के खून के पोखर से सामने आए और सिर हिलाते हुए बोली। कोई और रास्ता नहीं था। रुद्र प्रताप ने लुयांग से आंखें हटाए बिना एंजेला को आकस्मिक रूप से जवाब दिया। अगला आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एंजेला ने पूछा। वह लेबिरिंथ की वर्तमान स्थिति को किसी और से बेहतर जानती थी, जहां इस समय काफी शक्ति शून्यता थी। इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई। खैर, मैं क्या कर सकता हूं जब उसने पहले ही मेरे लिए लाल कालीन बिछा दी है? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। स्थिति के अनुसार वह असामान्य रूप से स्पष्ट था। हालांकि उसने अपने पीछे खून का रास्ता बनाया था, फिर भी वह मजाक करने के लिए पर्याप्त बेपरवाह था। उसने जारी रखा, जाहिर है, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई और मेरे घर में मालिक बनकर बैठा है। कृपया सावधान रहें, यह उन चिकना बैरन्स और कप्टी काउंट से अलग है जिनसे आपने पहले लड़ाई की है। यह एक प्रतिष्ठित डीप फ्लोर ड्यूक है। ड्यूक एंजेला के लिए भी खतरा लग रहा था, जिसने अभी अभी अपना ट्रू ब्लड प्राप्त किया था। कोई भी चंचलता नहीं दिखाते हुए एंजेला ने बार बार उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। मुझे कौन परवाह है कि वह ड्यूक है या कुछ और, रुद्र प्रताप ने उदासीनता से कहा। एंजेला के विपरीत वह बहुत आराम से लग रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले उसे चिंता करने के लिए कई चीजें थीं, लेकिन बाद में वह इसके बजाय कुछ हद तक शांत और संयमित हो गया। उसे लड़ना था, उसे जीतना था, और उसे जीवित रहना था। अंडरवर्ल्ड में किसी भी जटिल मामले के लिए कोई जगह नहीं थी, जहां अस्तित्व का नियम बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा उसके पास वह है जो मुझे चाहिए, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, है ना? रुद्र प्रताप ने जोड़ा। उसकी नजरें धीरे धीरे आर्या शांता की ओर मुड़ी, जो अभी भी लुयांग की छाया में छिपी थी। और उसे अत्याचार करने की कीमत भी चुकानी होगी, उसने निष्कर्ष निकाला। उसके बोलने के पहले भी उसके शरीर से निकलने वाली उपस्थिति धमाके के साथ बाहर फट पड़ी। लुयांग युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था और उसके ऊपर वह एक ड्यूक था, एक ऐसी उपाधि जो केवल उन्हें दी जाती थी जिन्हें अंडरवर्ल्ड के निरपेक्ष शासक कहा जा सकता था। फिर भी उसका दुश्मन और भी अधिक आराम से लग रहा था। आदमी किसी औरत के साथ खिलवाड़ कर रहा था जो कहीं से भी प्रकट हुई थी, और यहां तक कि उसकी ओर देखकर हंसा भी था। ये लुयांग के लिए एक क्रोधपूर्ण क्षण था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और गुस्से में आने के बजाय अपनी लड़ाई की भावना को जगाया। उसे पता था कि उसका विरोधी कम से कम उसके स्तर का था। नहीं, यह अतीत की बात थी। उसके विरोधी की उपस्थिति उस हद तक बढ़ गई थी कि उनकी पहली मुलाकात की तुलना नहीं की जा सकती थी। ये तथ्य कि वह अपने विरोधी के गढ़ में खड़ा था, उसे उस क्षण भयंकर रूप से दबाव में डाल रहा था। यह उस हद तक था कि उसने खुद से नफरत की कि उसने इसे एक लेसर फ्लो का लेबिरिंथ समझकर इतने उत्साह और लापरवाही से प्रवेश किया था। हालांकि लुयांग अपनी शक्ति और स्थिति पर आश्वस्त था। वह सैट्य योद्धाओं का नेता था जो डीप फ्लो पर भी क्रूर माने जाते थे, और वह एक ड्यूक था, अंडरवर्ल्ड कुलीनता का शिखर। उसका कोई इरादा नहीं था कि वह एक डरे हुए कुत्ते की तरह पूंछ दबाकर बैठा रहे। लुयांग ने उस आदमी को घूरा जो उसकी ओर बढ़ रहा था और चिल्लाया, आओ। उसके निचले शरीर के जोड़ विकराल रूप से मुड़ गए और उसका कुछ हद तक सपाट चेहरा आगे की ओर निकलने लगा। उसके धड़ की मांसपेशियां कांपने और उभरने लगी और उसकी लटकती हुई उंगलियों की नोकों से लंबे पंजे निकल आए। उसकी हड्डियां मुड़ी और उसकी त्वचा बदल गई। लुयांग अचानक एक सेटर का रूप ले चुका था। वह ढीला नहीं दे सकता था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वह किसी तीसरे दर्जे के खलनायक की तरह अंत तक अपनी शक्ति को संरक्षित रखे। उसने शुरू से ही अपनी सारी शक्ति बाहर निकाल दी। कार्ग, एक मनुष्य द्वारा संभव उत्पादन से परे की गर्जना के साथ लुयांग जंगली ढंग से उस आदमी की ओर भागा। तारांकन तारांकन तारांकन। अंडरवर्ल्ड में रहना, विशेष रूप से एक लेबिरिंथ की जिम्मेदारी लेना और एक सच्चा शासक बनना, अंततः एक प्रजाति के रूप में स्वयं को पार करने और उनके साथ एकीकरण करने का अर्थ था। रुद्र प्रताप को लगा मानो वह अपनी आंखों के सामने उस स्पष्ट सत्य का सामना कर रहा हो। जिस तरह से लुयांग सेटर की उपस्थिति में उसकी ओर जंगली ढंग से भाग रहा था, वह एक आदर्श अंडरवर्ल्ड प्राणी का प्रकटीकरण लग रहा था। युद्ध के सामने उसका जो दिल जोर शोर से जल रहा था, वह ठंडा हो गया। हालांकि इसके बावजूद उसकी मांसपेशियां अभी भी ऊर्जा से गर्म थीं, और वह स्थिर रूप से अपने दुश्मन को कुचलने की तैयारी कर रहा था। कार्ग, रहस्यमयी भाला चिल्लाया। जबकि वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, रहस्यमयी भाला उसे चलने और दुश्मन की ओर आरोहित होने के लिए कोलाहल मचा रहा था। रुद्र प्रताप ने जल्दी से अपने दिमाग से जटिल विचारों को झाड़ दिया और रहस्यमयी भाले को आगे बढ़ाया। कार्ग, लुयांग ने अपनी नुकीली, घुमावदार चोंच से भाले के ब्लेड को मारा। वह क्षण था जब गुंगनिर रहस्यमयी भाला, जिसे कहा जाता था कि वह कुछ भी भेद सकता है, पहली बार किसी दुश्मन द्वारा रोका गया था। रुद्र प्रताप न तो निराश था और न ही हक्का बक्का। आखिरकार ड्यूक जैसे प्राणी का भाले के एक ही झटके से मरना बेतुका होता।
क्रैक। गुंगनिर को विक्षेपित करने के बाद लुयांग ने अपना सिर आगे बढ़ाया और अपनी चोंच से प्रहार किया। यह एक ड्यूक के लिए एक अपरिष्कृत और अशिष्ट हमला था, लेकिन फिर भी यह एक तेज और शक्तिशाली झटका था। यदि रुद्र प्रताप समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसका सिर नुकीली चोंच की नोक से छेदा जा चुका होता। उसने अपना भाला पीछे खींचा और उससे लुयांग की चोंच पर प्रहार किया। रुद्र प्रताप के मजबूत हाथों ने चोंच के खिलाफ भाले को आगे धकेला। उस निरंतर शक्ति के साथ उसने अपेक्षाकृत आसानी से अपना सामना किया, इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत से लुयांग की छाती में लात मारकर पीछे हट गया। उसके बाद भाले के 1 दर्जन झटके लगे, लेकिन लुयांग ने भी अपने पंजों से जोरदार जवाबी हमलों से उन हमलों को जल्दी से झाड़ दिया। थर्ड, ये समान आक्रमण और बचाव का एक निरंतर सौदा था और दोनों के बीच का अंतर चौड़ा होने लगा। लेकिन जल्द ही दोनों महामानवों के बीच आघातों का आदान प्रदान और भी अधिक खूनी और आदिम हो गया। तारानकन तारानकन तारानकन। जैसा कि वह दूर से अपने मालिक और ड्यूक के बीच की लड़ाई देख रही थी, एंजेला का मुंह खुला का खुला रह गया। एक हाईलॉर्ड और एक ड्यूक के युद्ध में लगे होने के साथ उसने एक ऐसी लड़ाई की उम्मीद की थी जो नश्वर क्षेत्र से परे थी, लेकिन वह जो देख रही थी वह सभी गड्ढों की लड़ाई को खत्म करने वाली लड़ाई थी। दोनों ने एक दूसरे पर सिर से वार किया, पंजों से खरोंचा और अपने हथियारों से यादृच्छिक रूप से प्रहार किया, और परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ही अपरिष्कृत और जंगली था। क्रैश। लेकिन ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। ग्रैंड लेबिरिंथ की कठोर दीवारों में से एक ढह गई क्योंकि भाले ने ड्यूक के शरीर को छूते हुए उस पर प्रहार किया और ड्यूक की हल्की सी ठोकर के कारण जमीन कई मीटर गहरे गड्ढों में धंस गई। क्या ये बहुत ज्यादा गड्ढों की लड़ाई नहीं है? आपकी सारी शक्तियां किस काम की हैं? एंजेला अंततः फट पड़ी, अपनी निराशा को और नहीं रोक सकी। क्या उन्होंने उसके शब्द सुने थे? अचानक लड़ाई बदल गई। लुयांग ने पहले बदलाव की शुरुआत की थी। ड्यूक, जो एक विशाल सेटर में बदल गया था, ने अपने पंजों की नोक से काला धुआं पैदा किया। वोश। काली ऊर्जा अंत में विभाजित होने लगी और एक पल में दर्जनों कोड़ों का रूप ले लिया। मालिक। कोड़े सभी दिशाओं में लगे और लगभग अपरिहार्य हमलों ने एंजेला को अपने मालिक को चेतावनी देने के प्रयास में बिना उसकी जानकारी के चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक के विपरीत जो एक राक्षस में बदल गया था, उसका मालिक अभी भी एक मनुष्य के रूप में था और वह डर गई थी कि उसकी नश्वर त्वचा इतने भयंकर हमले का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। उसका मालिक, जो सभी दिशाओं से उड़ते हुए काले कोड़ों को देख रहा था, ने उन्हें एक पल में आसानी से नष्ट कर दिया। नहीं, यह इसका उल्टा था। उन्हें नष्ट नहीं किया गया था, बजाय इसके उन्हें अवशोषित कर लिया गया था। काली धुंध की ऊर्जा भी, जिसके सिरे कोड़ों में विभाजित थे, उसके मालिक की उंगलियों की ओर चूसा जा रहा था। अविश्वसनीय रूप से उसका मालिक दुश्मन के अपने हमले को निगल रहा था। लालच का स्वामी। लुयांग शायद ड्यूक के पद तक आरोहित हो गया था, लेकिन वह अभी भी एक डंजन बेबी की था। वह अपनी अनजान शक्तियों के बजाय अपने नश्वर शरीर की शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करना पसंद करता था, और उसके लिए उसकी सैटर योजक चिन्ह सैटर क्षमता, जो उसे एक विशाल सैटर में बदलने देती थी, बहुत उपयुक्त थी। किसी भी विरोधी के लिए जिसे वह केवल हाथापाई से हरा नहीं सकता था, वह सुनिश्चित करता था कि वे उसकी अविवेकपूर्ण ब्रूट शक्ति और एक डंजन बेबी के रूप में उसके अनुभव के संयोजन के कारण घुटने टेक दें। लेकिन अभी उसके सामने खड़ा आदमी एक सैटर की महान शक्तियों और एक डंजन बेबी की तेज युद्ध इंद्रियों के साथ भी नहीं हराया जा सकता था। ये तब था जब उसकी नुकीली चोंच में दरार पड़ने के लक्षण दिखाई दिए और उसके पंजे आदमी के भाले के कई झटकों से कट गए। तब लुयांग को यह एहसास होना शुरू हुआ। उसी क्षण लुयांग ने बिना हिचकिचाहट के अपनी शक्तियों को बाहर निकाला। शैडो विप वह पहली क्षमता थी जो उसे तब मिली थी जब वह पाप की राक्षस सेना डेमन आर्मी ऑफ सिन के कमांडर के पद पर आरोहित हुआ था। उसकी उंगलियों से एक अभिशाप बहा और हवा को भर दिया। अभिशप्त क्षमता का हर झटका विरोधी की त्वचा को जलाने और उनके खून को वाष्पित करने की शक्ति रखता था। मुझे पता था कि वह कोई आसान विरोधी नहीं होगा, लेकिन मुझे उसके योग्य होने को स्वीकार करना होगा। चूंकि वह एक शक्तिशाली विरोधी का सामना कर रहा था, उसने इतनी अधिक ऊर्जा निकाली कि इसे अत्यधिक माना जा सकता था। पज़क। सैकड़ों कोड़ों को अपनी ओर उड़ते देखते हुए भी उसके विरोधी ने थोड़ी सी भी नहीं हिचकिचाई। उसने बस अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया। उस एक सरल इशारे के साथ शैडो विप्स गायब हो गए। लुयांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़े ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन फिर भी वह कभी अनुमान नहीं लगा पाता कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी शक्तियों का इतनी आसानी से मुकाबला कर सकता है। सैकड़ों काले धागे उसकी आंखों के सामने असहाय रूप से फीके पड़ गए। ऐसा लगा जैसे वे शुरू से ही मौजूद नहीं थे, जैसे ही वे कुछ भी हासिल किए बिना गायब हो गए। लुयांग के नजरिए से आत्मविश्वास से अपनी शक्तियों को बाहर निकालने के बाद ये वह क्षण था जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि डरने के बजाय उसने अपनी गति को और भी अधिक जंगली रूप से बढ़ा दिया। कितना आकर्षक प्राणी, उतना ही जितना ये लेबिरिंथ स्वयं। वह भयंकरता से गरजा और फिर से उस आदमी की ओर भागा।
शैडो विप ड्यूक के पद पर आरोहित होने के बाद उसे मिली एकमात्र क्षमता नहीं थी। उसके चारों ओर एक अशुभ ऊर्जा फैलने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। ड्यूक लुयांग की शक्ति स्वयं बुराई है। हालांकि लालच के स्वामी के सामने उसकी बिखरी हुई ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि स्वादिष्ट भोजन है। लालच की शक्ति ने लुयांग द्वारा विकीर्ण सभी ऊर्जाओं को निगल लिया है। यह ऊर्जा, जो शत्रुता और दुर्भावना से भरी है, आपके शरीर में जमा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये तत्काल उपयोग के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। आपकी शक्तियों द्वारा खपत की गई ऊर्जा उन्हें अस्थायी रूप से प्रवर्धित करती है। जब सैकड़ों कोड़े पहली बार उसकी ओर निर्देशित किए गए थे तो रुद्र प्रताप एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया था कि वह ऐसे हमले से कैसे निपटे। हालांकि एक संक्षिप्त क्षण के बाद लालच की शक्ति ग्लटनी सामने आई और दुश्मन के हर हमले को निगल गई, मानो वह इस क्षण का इंतजार कर रही हो। ओहो, उसने ग्लटनी की उपयोगिता की थोड़ी प्रशंसा की और सोचा कि यह अपने विरोधी के जीवन और जीवन शक्ति को अवशोषित करने के लिए उपयोगी होगी। अगर यह जारी रहा तो रुद्र प्रताप के नजरिए से यह आसान होगा अगर लुयांग अपनी शक्तियों को खर्च करता रहे। सौभाग्य से लुयांग ने उसे निराश नहीं किया। ड्यूक के शरीर से एक काली धुंध उठने लगी। काली धुंध, जो पहली नजर में अशुभ लग रही थी, तेजी से बढ़ी क्योंकि वह सभी दिशाओं में फैल गई। उस दुर्भावनापूर्ण और भयंकर ऊर्जा को देखकर रुद्र प्रताप अनायास ही पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन तब रुक गया जब उसने उन संदेशों को देखा जो उसके सामने प्रकट हुए। लालच की शक्ति लुयांग के अभिशाप का प्रतिरोध करती है। इसकी मूल स्थिति में उसका भयानक अभिशाप एक ही स्पर्श में आपकी त्वचा को सड़ा देगा और आपके फेफड़ों को जला देगा, लेकिन इसे लालच की शक्ति द्वारा रोक दिया गया है। लालच की शक्ति ने अभिशाप को निगल लिया है। दुर्भाग्यवश इस भ्रष्ट और प्रदूषित ऊर्जा का कोई पोषण मूल्य नहीं है। लालच की शक्ति ने इस ऊर्जा को अवशोषित करने के बजाय थूक दिया है। लालच की शक्ति वास्तव में संतुष्ट करने वाली एक कठिन चीज थी। तारांकन तारांकन तारांकन। लुयांग को कुछ अजीब महसूस हुआ जब उसकी करप्टिंग पॉइजन मिस्ट क्षमता का काला प्रकाश किसी कारणवश अलग लग रहा था। काली धुंध में अचानक महीन फीके भूरे धब्बे प्रकट हुए। वे दाग जल्दी ही उसके शरीर के संपर्क में आ गए। पस्क, उसे अपनी खाल पर एक चुभन महसूस हुआ, मानो उसे अचानक बर्फ के स्नान से उठाकर खौलते पानी में फेंक दिया गया हो। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा पर चींटियां रेंग रही हों और किसी बिंदु पर उन चींटियों ने एक साथ उसकी त्वचा काटने का निर्णय ले लिया। उसकी त्वचा जले हुए की तरह सूज गई और उसका मांस सड़ने लगा। उसे अपनी काली, सड़ी हुई खाल को सेटर रूप की शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमताओं के कारण फिर से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ये लगभग तुरंत फिर से सड़ने लगी, हवा में एक दुर्गंध छोड़ते हुए। असंभव, क्या ये? लुयांग चिल्लाया। यह उसके लिए एक परिचित घटना थी। ये भयानक अभिशाप जो त्वचा और मांसपेशियों को हड्डियों तक सड़ा देता था, उसकी अपनी शक्ति थी। अंतर बस इतना था कि अब यह उसके दुश्मन के बजाय उसके अपने शरीर पर हो रहा था। और वह सब नहीं था। वे असंख्य शक्तियां जो उसे तब मिली थीं जब वह पाप की राक्षस सेना का कमांडर बना था, साथ ही सभी अभिशाप जो यथासंभव उसके विरोधियों को कमजोर करते थे, एक साथ उसी पर पलट रहे थे। तुम बेवकूफ, तुमने मेरी शक्तियां चुरा लीं। लुयांग चिल्लाया। वे शक्तियां जिन्होंने उसे अनगिनत जीत दिलाई थीं, विडंबनापूर्ण रूप से उसी के खिलाफ पलट गई थीं, और वह चीज बन गई थी जो उसकी गर्दन के चारों ओर फांसी कस रही थी। इस बेतुके मोड़ के बाद लुयांग ने एक भयानक चीख निकाली। तारांकन तारांकन तारांकन। एंजेला ने एक गहरी सांस ली। वह लुयांग के साथ अपनी प्रारंभिक मुठभेड़ में डर गई थी, जिसकी अशुभ चमक ने उसके चारों ओर की हर चीज को घेर लिया था। ये किसी भी जीवन स्रोत के लिए एक भयानक लालसा विकीर्ण करती थी और अपनी अभिभूत करने वाली दुर्भावना के साथ भय फैलाती थी। उन विपरीत भावनाओं ने उसे गहराई तक कांपने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसका मालिक उस भयानक ऊर्जा के बीच भी पूरी तरह से सामान्य बना रहा। हालांकि वह काली धुंध से स्पष्ट रूप से ढका हुआ था, उसके मालिक की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक चमकदार थी। ये सच्चे शासकों के बीच की लड़ाई है। वह बुदबुदाए। महज कुछ क्षण पहले वह दोनों की आदिम हाथापाई से लगभग निराश हो गई थी, लेकिन अब उसने अपने स्वयं के संदेह में केवल निराशा महसूस की, क्योंकि वह सुनाने योग्य रूप से हाँफने लगी। ग्रैंड लेबिरिंथ कांप उठा। ऊर्जा की विशाल लहरों की हर टक्कर के साथ कठोर जमीन में गड्ढे बन गए और दीवारें पिघल गईं। आसपास के कठोर सेटर्स केवल दो लेबिरिंथ मालिकों के हमलों से निकलने वाली ऊर्जाओं में फंसकर खून के पोखरों में पिघल गए। फिर भी एंजेला का मालिक पूरी तरह से ठीक था। दूर से ऐसा लगभग लग रहा था जैसे वह लड़ाई का आनंद ले रहा हो। उससे भी अधिक ये संभव था कि यह केवल शक्तिशाली लेकिन अज्ञानी ड्यूक ही था जो इसे एक लड़ाई मानता था। उसके मालिक के लिए यह इसके बजाय उसके सामने बिछाया गया एक पूर्ण कोर्स भोज हो सकता था, जिसे किसी भी समय निगलने के लिए तैयार था, और वह अपने भोज से पर्याप्त रूप से संतुष्ट लग रहा था। मालिक, एक उल्लसित अभिव्यक्ति के साथ एंजेला ने गर्व से अपने मालिक को पुकारा।
उसके सामने उसका मालिक खड़ा था, एक राजा जो अपनी नजर में आने वाली हर चीज को निगल जाता था और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता था, और उसे उससे भी अधिक वैम्पायरिक माना जा सकता था, क्योंकि वह दूसरों के जीवन का उत्पीड़न किए बिना जी नहीं सकता था। इस तथ्य ने कि ऐसा शक्तिशाली प्राणी उसका मालिक था, और इस तथ्य ने कि वह उसके जीवन बल का एक हिस्सा साझा करती थी, उसे अतीन्द्रिय आनंद के साथ कांपने पर मजबूर कर दिया। मालिक। एक बार फिर एंजेला ने अपने मालिक के प्रति आदर और उत्साह से अंधी होकर अर्थहीन प्रशंसा की चीखें निकाली। तारांकन तारांकन तारांकन। लड़ाई एक तरफा थी। पहली नजर में नागा किंग उस काली ऊर्जा से जूझ रहा लग रहा था जो उसे घेरे हुए थी, लेकिन आर्या शांता किसी और से बेहतर जानती थी कि वर्तमान लड़ाई किसके पक्ष में झुक रही थी। ये किसी की भी कल्पना से परे था। हाईलॉर्ड की शक्ति, जिसे उसने सोचा था कि अभी तक खिली नहीं है, इतनी महान थी कि उसने उसकी उम्मीदों को बहुत पार कर दिया। शक्तिशाली ड्यूक द्वारा लाई गई सभी शक्तियां बिखर रही थीं और व्यर्थ में नष्ट हो रही थीं। मुझे इसकी रिपोर्ट उन्हें वापस देनी होगी, वह बुदबुदाए। और देखने को कुछ नहीं था। भले ही वह लड़ाई के अंत तक देखने के लिए न रहे, ये पहले से ही स्पष्ट था कि विजेता कौन था। उसे बस इतना खेद था कि वह नागा किंग को अपनी पूरी क्षमता दिखाते हुए नहीं देख सकी। हालांकि ये बहुत संभव था कि यदि वह और देर तक रुकी तो वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगी। इस प्रकार आर्या शांता ने बिना हिचकिचाहट के पीछे हट गई। वह पीछे हटना चाहती थी और जो कुछ भी उसने देखा और सुना था उसकी रिपोर्ट एकमात्र राजा, सच्चे शासक को देना चाहती थी। नागा किंग खतरनाक था। वन आइड लॉर्ड की शक्ति जिसे उसने विरासत में पाया था अत्यंत शक्तिशाली थी। इसीलिए अतीत में जब 10 लॉर्ड्स शासन करते थे तब भी वन आइड लॉर्ड ने दूसरों पर नजर रखी थी। हालांकि जो शक्ति नागा किंग अभी उपयोग कर रहा था वह वन आइड लॉर्ड से पूरी तरह भिन्न थी। वन आइड लॉर्ड एक ऋषि था जो सत्य की खोज करता था और उसका भाला जो युद्ध के मैदान को भेदता था, ऐसा भूखा राक्षस नहीं था। वहां निश्चित रूप से कुछ था जो वह नहीं जानती थी। शायद नागा किंग नहीं, केवल वही निर्णय लेगा, उसने खुद से कहा। वार्डन्स को केवल उसकी आंखों और कानों के रूप में कार्य करना था, अपने लिए सोचना नहीं था। आर्या शांता ने धीरे धीरे निराशा के साथ लुयांग और नागा किंग को देखा और फिर पीछे हटना शुरू किया। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप की आंखें चमकीं। उस क्षण से जब उसे एहसास हुआ कि लुयांग की शक्तियां उसके लिए कोई खतरा नहीं है, उसका ध्यान आर्या शांता की ओर मुड़ गया। यदि वह वास्तव में एक वार्डन थी जैसा कि उसने अनुमान लगाया था और उसका उद्देश्य उस पर जासूसी करना था, तो वह लुयांग के साथ उसकी लड़ाई के बीच में भागने के लिए एक मौका ढूंढती। जैसे ही उसने उसे चुपके से भागते हुए देखा, वह धीरे से बुदबुदाया, उसे रोको। वह स्थान जिसे वह देख रहा था अचानक कांपने लगा। आर्या शांता, जो वास्तव में गुप्त रूप से भागने की कोशिश कर रही थी, अचानक हिंसक कंपन के कारण लड़खड़ा गई। जल्द ही उसे एक छाया द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया जो अचानक प्रकट हुआ था। वह एंट घोस्ट था। उसने भ्रम की रानी को पूरा निगल लिया, खुशी से अपने जबड़े हिलाते हुए। उसे मत निगलो, रुद्र प्रताप ने धीरे से फुसफुसाया। एंट घोस्ट गुर्राया और रुक गया। वह असंतुष्ट लग रहा था क्योंकि वह एक पल के लिए तड़पा, लेकिन उसने उसके आदेश की अवहेलना नहीं की। कितना शोर है, रुद्र प्रताप बड़बड़ाया। लुयांग उस पर शोर मचाते हुए चिल्ला रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उनकी लड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था, और उसने ठंडी नजरों से लुयांग की ओर देखा। जिन ड्यूक्स का उसने सामना अब तक किया था वे कमजोर नहीं थे। हालांकि वे सभी एक हाईलॉर्ड के सामने पीछे रह गए थे, वे अभी भी अपने तरीके से शक्तिशाली और दृढ़ थे। यहां तक कि शक्तिशाली वन आइड लॉर्ड भी सभी ड्यूक्स का एक साथ सामना नहीं कर सकता था। लेकिन लुयांग अपवाद था। वह न तो सच्चे ड्यूक्स की तरह दृढ़ था और न ही कपटी। वह अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण में लापरवाह था और अपनी शक्तियों का उपयोग अव्यवस्थित तरीके से करता था। यह अपेक्षित था। लुयांग शायद ड्यूक के पद तक आरोहित हो गया था, लेकिन उसे अभी तक डंजन बेबी के रूप में अपनी पिछली स्थिति के बंधनों से मुक्त नहीं किया था। वह कुछ असामान्य प्रतिभाओं के साथ एक मजबूत डंजन बेबी मात्र था। लुयांग को आंखें तिरछी करके देखते हुए रुद्र प्रताप ने ठंडे दिल से खुद से कहा, इसे समाप्त करने का समय आ गया है। यदि उसमें और लुयांग में कोई स्पष्ट अंतर था तो वह तथ्य था कि वह रहस्यमयी भाले की यादों के माध्यम से जानता था कि एक हाईलॉर्ड को कैसे लड़ना चाहिए।